आजकल मोदी की गारंटी बहुत प्रचलन में है। भाजपा का जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसे भी संकल्प पत्र मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। भाजपा ने जो वादे 10 साल पहले किए थे, क्या वे पूरे हो गए? सबसे अहम मुद्दे क्या थे? जरा स्लोगन याद कीजिए 2014 के। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। भ्रष्टाचार भी खत्म करने की बात की गई थी। अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का वादा किया गया था। राम मंदिर बनाने का श्रेय भले ही मोदी सरकार ले ले, लेकिन वह किस तरह बना यह पूरी दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। एक बार 3 तलाक देने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि तलाक पर पाबंदी नहीं है, एक साथ 3 तलाक कहने पर पाबंदी है। इसके बजाय एक महीने के वक्फे में तलाक बोलकर तलाक दे सकते हैं। ये तरीका पहले से ही मान्य रहा है। CAA चुनाव से पहले लागू कर दिया गया। ये सब वादे इसलिए पूरे कर दिए गए क्योंकि ये बहुमत की ताकत पर पूरे किए जा सकते थे। जिन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को अपनी कुशलता दिखानी थी, वहां पर वे पूरी तरह फेल रही है, 100%। 10 साल पहले भाजपा सरकार बनने के बाद गंगा को साफ बनाने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। 2022 तक सरकार इस योजना के लिए जारी हुए 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 27% ही खर्च कर सकी थी। गंगा साफ तो नहीं हुई और गंदी होती जा रही है। यहाँ सरकार बहुमत के आधार पर गंगा की सफाई नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं कर सकी। गंगा की सफाई के सवाल पर सरकार का हमेशा यही जवाब होता है कि नदी की सफाई सतत प्रक्रिया है। नमामि गंगे के मामले में सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बीते 6 सालों में केवल एक बैठक हुई है, जबकि नियमित इसे हर साल होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब गंगा की उन्हें याद क्यों नहीं आती? नमामि गंगा योजना में खुद भाजपा के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 24 मई 2022 को सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने विधानसभा में पूछा था कि 2017 से 2022 के बीच नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति में कितनी राशि का व्यय किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस योजना में 17,411 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो इस योजना में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। आरोपों का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। कोई जांच वाच हुई या नहीं, किसी को नहीं मालूम। भ्रष्टाचार भी बहुमत के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। जब भाजपा के आरोपियों को पार्टी में ले लेगी और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे देगी, तो मोदी सरकार का भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा हवा ही लगेगा। सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती आ रही हैं। भ्रष्टाचार का जो आरोपी नेता भाजपा में चला जाता है, उसके प्रति ढीला रवैया अपनाया जाता है, उसकी जांच वांच सब ढीली कर दी जाती है। भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 39 अंकों के साथ 180 देशों में 93वें स्थान पर है, जबकि 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। सरकार बताए कि 4 साल में भारत कैसे 13 अंक नीचे चला गया, कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, नवीन जिंदल भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था कि जिन नेताओं पर खुद भाजपा यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें भाजपा में लेने से बचा जा सकता था। 2018 में केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना था। अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने बताया था कि 2018 से अब तक विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बाकी के पैसे कौन देगा? हालांकि केंद्र सरकार इन 10 भगोड़ों को देश वापस लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। क्या इन्हें इसलिए वापस नहीं लाया जाता क्योंकि इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात से है?
भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में बेरोजगारी का और महंगाई का कोई जिक्र ही नहीं है। 2014 के चुनाव में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का देने का वादा किया गया था। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। कितनी दी बताइए, डाटा ही नहीं है सरकार के पास। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का क्या हुआ? क्या कोई स्मार्ट सिटी बना? 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों के आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया गया। अग्निवीर योजना लाकर उन युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया गया जो रात दिन फौज में जाने की तैयारी करते थे। पेपर लीक रोकने के लिए प्रयास नहीं किए गए। नतीजा ये हुआ कि कांस्टेबल भर्ती के लिए 55 लाख युवाओं के सपनों को तोड़ दिया गया। अगर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जनता सब भूल जाती है, ऐसा नहीं है। जनता सब याद करती है, वक्त आने पर वोट की चोट भी कर देती है। 2014 में एक नारा बुलंद किया गया था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या महिलाओं पर अत्याचार रुके हैं? भाजपा ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अपने किसी भी रेप के आरोपी गिरफ्तार विधायक या सांसद को पार्टी या संसद की सदस्य से बर्खास्त नहीं किया। सिर्फ उन्हीं सदस्यों की पार्टी सदस्यता खारिज की गई जिन्हें कोर्ट ने अपराधी करार दिया। 4 जून 2017 को एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उन्नाव के बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया था। 5 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को इस समय न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था जब सेंगर के गुर्गे और भाई अतुल सेंगर ने उन पर जानलेवा हमला किया। यह सारी कोशिश इसलिए की गई थी कि ताकि परिवार केस वापस ले ले। इस घटना ने निर्णायक मोड़ तब लिया जब लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास में आत्मदाह करने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप था कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई मामले की पूछताछ के लिए कुलदीप सेंगर को समन करती है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर हिरासत का रास्ता खुलता है। 2020 का हाथरस रेप और मर्डर मामला भी बहुत जघन्य था। 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 14 सितंबर 2020 को 4 पुरुषों ने गैंगरेप ही नहीं किया बल्कि गला घोटकर मारने की भी जी तोड़ कोशिश की थी। लड़की खेत में काम करने के लिए गई हुई थी जब संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने पीड़िता को दुपट्टे से घसीटकर यह दुष्कर्म किया। गले में फंसे दुपट्टे की वजह से पीड़िता के स्पाइनल कॉर्ड को गहरा नुकसान हुआ और उसकी जबान तक कट गई। घटना के 6 दिन बाद जाकर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और इसके 2 दिन बाद पीड़िता ने अपने साथ रेप होने की बात कही। घटना के 10 दिन बाद तक आरोपियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। 29 सितंबर 2020 को पीड़िता की मौत हो गई। मामले में जब तूल पकड़ा तब पुलिस ने पीड़िता के शव को परिजनों को सौंपने से बजाय पेट्रोल छिड़ककर जला डाला। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले साल एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई। वाराणसी भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी पकड़े जाते हैं। इसमें कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल, महानगर सक्षम पटेल सह संयोजक, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति के सदस्य पर कार्यरत थे। विडंबना यह है कि ये सभी अभियुक्त रेप की घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की तैयारियों में लगे हुए थे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी रेप और हत्या का मामला अभी तक गर्म है। उत्तराखंड में यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। ऋषिकेश के बंतारा रिसोर्ट में 28 अगस्त 2022 को अंकिता भंडारी को 10,000 रुपये मासिक पर रिसेप्शनिस्ट का काम मिलता है और इसके 20 दिन बाद ही 18 सितंबर 2022 के दिन उसकी मौत हो जाती है। इस रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या असल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और उत्तराखंड ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष विनोद आर्य के सुपुत्र हैं। इस कांड को लेकर उत्तराखंड की जनता आंदोलन करती रही है, अभी भी जारी है। मणिपुर हिंसा की आग में अभी तक जिस एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वह था कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो। इसमें एक के साथ सामूहिक रेप और हत्या की बात सामने आई और दूसरी महिला एक भारतीय सेना के जवान की पत्नी थी। देश में महिला सम्मान की बात तो एक जुमला हो चुका है, लेकिन कारगिल युद्ध में भारत की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा चुके एक जवान की पत्नी के साथ ऐसी घटना हो जाने के बावजूद
मणिपुर में स्थिति जस की तस बनी हुई है। राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और लगता नहीं कि ऐसी अनेक कहानियों को तब तक कोई न्याय नहीं मिल सकेगा जब तक केंद्र में मोदी सरकार है। ये घटनाएं हैं जो भाजपा के नारे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार को आईना दिखाती हैं। प्रधानमंत्री चुनाव को मुस्लिम लीग मछली और आस्था पर ले आए हैं। महंगाई बेरोजगारी से बचते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि भारत की करेंसी गिरती है? डॉलर 60 रुपए से 83.68 के स्तर पर आ गया। क्या वजह है कि भारत की करेंसी गिर रही है? बताएं मोदी, इसका जवाब दें। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जुमला प्रधानमंत्री फेंक रहे हैं। 2047 तक शायद वे सब नहीं रहे जो आज सरकार में हैं। जुमलेबाजी जारी है। प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शायद ही देश का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जिसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पता नहीं नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होगा या नहीं। प्रधानमंत्री अपनी बात कहने के लिए किसी न्यूज़ चैनल पर किसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देकर अपनी बात रख देते हैं। चुनाव पूर्व उनका इंटरव्यू देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोदी मीडिया उस इंटरव्यू को ऐसे पेश करता है जैसे वह कोई देववाणी हो। बाकी सभी न्यूज़ चैनलों ने एनडीए को 400 के आसपास सीटें दे दी हैं। पता नहीं उसने 400 से ज़्यादा सीटें क्यों नहीं दी। ऐसा करते हुए शायद उसे शर्म आई होगी, लेकिन क्या गोदी मीडिया में शर्म का कुछ अंश बाकी है? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।